Okay. So the next part, ecological succession. You have learnt in chapter 13 the characteristics of population and community and also their response to environment and how such responses vary from an individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. An important characteristic of all communities is that composition and structure constantly change in response to the changing environmental conditions. This change is orderly and sequential, parallel with the changes in the physical environment. ठीक है, हर एक कम्युनिटी में एक कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट, क्या है वो, कि कंपोजिशन यानी वो कम्युनिटी कौन से स्पीशीज से बनी हुई है, कौन से बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, है ना. वी आर इन अ डायनामिक स्टेट, इट इज नॉट स्टैटिक. दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, वो रैंडम नहीं होता है. पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरमेंट, जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज होगी वैसे वैसे बायोलॉजी चेंज होते जाएगी, है ना. कम्युनिटी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगी. ठीक है. These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and that is called a climax community. Climax यानी end, मूवी का जो एंड रहता है उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं. ठीक है. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. अभी ये शायद से थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही होगी, एक बार हम सक्सेशन का एग्जाम्पल देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी. अपन ने एक्चुअली पोल्यूशन वाले चैप्टर में वो जो देखा था कि लेक की डेथ कैसे होती है, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर्स आ गए लेक में इसलिए, फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आते हैं, फिर फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आते हैं. ठीक है. तो एक के बाद एक चीजें आती जा रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सक्सेशन, है ना. तो वो ग्रेजुअल रहेगा एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से ही वो सक्सेशन होगा, रैंडम नहीं होगा. ठीक है. ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशंस बिकम मोर न्यूमरस, उनका अमाउंट बढ़ते जाता है, whereas populations of other species decline and even disappear. The entire sequence of communities that successively change in a given area or are called series. इसको अंडरलाइन करेंगे तुरंत एकदम. जो सीक्वेंस है कम्युनिटीज का जो चेंज होते जा रहा है उसको बोलेंगे सेरीज. एंड द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटी. रुको एक काम करते हैं, इसके ऊपर अभी आओ ही मत, अभी अपन सीधा सीधा पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपन ये पढ़ते, ज्यादा अच्छे से समझेगा. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज नहीं, पहले अपन ये देखते हैं. बेस्ड ऑन द सक्सेशन यानी सक्सीड करना, है ना. सक्सीड यानी सक्सेस वाला सक्सीड नहीं, वो प्रेडिसीसर एंड सक्सेसर वाला, कि मनमोहन सिंह का सक्सेसर कौन है, तो नरेंद्र मोदी. ठीक है. देवेंद्र फडणवीस का सक्सेसर कौन है, तो उद्धव ठाकरे. ठीक है. ऐसा सक्सेसर उसके बाद आने वाला. ठीक है. दैट इज, ये वो वाला सक्सेशन है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज वाटर और इट इज ऑन वेरी ड्राई एरियाज, वाटर में है कि ड्राई एरियाज में हो रहा है. सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रार्क और जीरार्क. अगर वाटर में हो रहा होगा तो हाइड्रार्क और ड्राई एरियाज में हो रहा होगा तो जीरार्क रिस्पेक्टिवली. हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेजिक कंडीशंस. हाइड्रिक मतलब बहुत ज्यादा पानी और मेजिक मतलब मीडियम. एज अगेंस्ट दिस जीरार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज. इसकी शुरुआत ड्राई एरियाज से होती है एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक, यानी एंड कहां पर होता है, मीडियम में. जीरार्क वाला मतलब ड्राई एरिया पानी वाले एरिया में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, पानी वाला एरिया ड्राई एरिया में कन्वर्ट नहीं होगा. दोनों सक्सेशन करके एक मीडियम लेवल पे जाके रुक जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज मेजिक. हेंस बोथ हाइड्रार्क एंड जीरार्क सक्सेशंस लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस, नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट. ठीक है. द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीशीज. ये प्लांट किंगडम में आ चुका है, अलॉन्ग विथ लाइकेन्स, ब्रायोफाइट्स ऑल्सो are the pioneer species that colonize rock. ऐसा आया था, इफ यू रिमेम्बर, तब मैंने तुमको पायोनियर स्पीशीज और सक्सेशन के बारे में बताया था. ठीक है. तो ये जैसे ड्राई एरिया में लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट शुरू करेंगे वैसा. इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, प्राइमरी मतलब ऐसा सक्सेशन जहां पर पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं की थी लेकिन अभी उस जगह पर लाइफ डेवलप हो रही है.
ठीक है, उस ऐसे सक्सेशन को अपन प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। तो रॉक्स पे शुरुआत किससे होती है? देखो लाइकेंस, है ना, प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स के अंडर देखना। अलॉन्ग विथ लाइकेंस ब्रायोफाइट्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। ऐसी एक लाइन है एनसीईआरटी में, प्लांट किंगडम में 11th के एनसीईआरटी में, ठीक है, नहीं याद आ रही होगी तो चेक कर लेना। विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड्स टू डिसॉल्व रॉक, हेल्पिंग इन विदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल बन गई तो उसके कारण पेव वे, मतलब रास्ता तैयार करके देना। तो ये सॉइल बनने के कारण किसके लिए रास्ता तैयार होता है? टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स। अलॉन्ग विथ लाइकेंस ब्रायोफाइट्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आ गए ना ब्रायोफाइट्स। विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि इनके पास 2 रूट्स नहीं है, रूट लाइक राइजोइड नाम के स्ट्रक्चर्स है, तो थोड़े से सॉइल में भी इनका काम चल जाता है। They are with time succeeded by bigger plants and after several more stages ultimately a stable climax forest community is formed. The climax community, climax मतलब वही वाला मैजिक कंडीशन, climax मतलब एंड, एंड हमेशा कैसा रहेगा? एंड हमेशा मैजिक रहेगा। क्लाइमैक्स हमेशा कैसे रहेगा? मैजिक रहेगा, है ना। तो ना बहुत ड्राई ना बहुत पानी, तो फॉरेस्ट बन जाएगा। तो फॉरेस्ट कम्युनिटी हमेशा मैजिक कंडीशन रहती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी रहती है, याद रखेंगे। द क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। विथ टाइम द जीरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मेसोफाइटिक वन। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रार्क सक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पाइनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो यानी प्लांट्स, प्लैंक्टन्स यानी फ्री फ्लोटिंग, है ना, तो ऑल्गी वगैरह टाइप। दे आर रिप्लेस्ड विथ टाइम बाय फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, देन बाय रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सेजेस, ग्रासेस एंड फाइनली द ट्रीज। द क्लाइमैक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट विथ टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। एक सेकंड, इसका डायग्राम देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस में भी थोड़ी सी गड़बड़ है रिटर्न और डायग्राम में, डायग्राम वाला ज्यादा सही है। देखो, सबसे पहले आ गया फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन। ये दिख भी नहीं रहा है क्योंकि ऑफकोर्स वो यूनिसेलुलर अलगी है। उसके बाद है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, है ना, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट्स। उसके बाद है सबमर्ज्ड एज वेल एज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। ये कौन है? पिस्टिया, इकोर्निया। लोटस नहीं आएगा इसमें, हाँ, लोटस ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। लोटस की पत्तियां और फूल ऊपर रहती है, उसकी स्टेम पूरी पानी में रहती है और रूट जमीन में रहते हैं। वो रूटेड फ्लोटिंग है, वो इसमें दिया ही नहीं है लोटस का। लोटस के साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे, लोटस इसमें नहीं है। कौन कौन है इसमें? पहले है फाइटोप्लैंक्टन, फिर है सबमर्ज प्लांट पूरे तरीके से डूबे हुए, ठीक है, जैसे सेरेटोफाइलम जोस्टेरा, ठीक है। फिर सबमर्ज्ड एज वेल एज फ्री फ्लोटिंग लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया। लोटस इज नॉट फ्री फ्लोटिंग, लोटस के साथ कंफ्यूजन कोई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प, ठीक है। वैसे स्वैम्प मतलब भी दलदल होता है और मार्श मतलब भी दलदल होता है, ठीक है। पहले रीड स्वैम्प आएगा, फिर मार्श मीडो आएगा। मीडो वाले एरिया में एक्चुअली ग्रासेस ज्यादा रहते हैं, तो इसमें थोड़ा ग्रासेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू रीड स्वैम्प, है ना। देखो पानी कैसा कम हो गया और प्लांट्स कितने सारे ग्रो हो गए। उसके बाद आएगा स्क्रब स्टेज, ठीक है, दिस इज द स्क्रब स्टेज। स्क्रब में ग्रासेस भी है और बड़े बड़े ट्रीज भी है। देखो पानी पूरा ही गायब हो गया अभी। और उसके बाद लास्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो मैजिक कंडीशन है वो रहेगा फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक छोटा सा लेक, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आए, फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आए, फिर सबमर्ज्ड प्लस फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्श मेडो, फिर स्क्रब और फिर पूरा का पूरा फॉरेस्ट। एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी है और एक कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन मैजिक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एकदम साइंटिफिकली करेक्ट है ना। दिस इज व्हाट डेथ ऑफ अ लेक इज, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब यूट्रोफिकेशन के कारण ही हो रहा है, ये नेचुरली होता है, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन पोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि ह्यूमन बींग्स का रोल क्या है। वो जो यूट्रोफिकेशन जो पहले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेता था, एनसीईआरटी ने तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बोला है,
वो अभी विद इन अ फ्यू ईयर्स हो जाता है, इवन विद इन फ्यू मंथ्स हो जाता है। तो अपन ने बस यूट्रोफिकेशन को एक्सिलरेट कर दिया है, तो उसको कल्चरल या एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, है ना, जो ह्यूमन बींग्स के फर्टिलाइजर्स के कारण होता है। बाकी ये प्रोसेस नेचुरल है, यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। ये देखो ना, यूट्रोफिकेशन नहीं है तो क्या है, पिस्टिया कॉर्निया, वही है ना, बस ये नेचुरल प्रोसेस है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो स्लोली होता है वो, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा हैसन कर दिया है, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो डायग्राम में एकदम सही दिया है, इसमें इन्होंने फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद सीधा फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स बोला है, एक्चुअली उसके पहले सबमर्ज्ड प्लांट्स है ना, सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर सबमर्ज प्लस फ्री फ्लोटिंग, इन्होंने फ्री फ्लोटिंग पहले बोला है, रूटेड बाद में बोला है, तो रिटर्न वाला जो है ये गड़बड़ वाला है, ठीक है। साइंटिफिकली करेक्ट डायग्राम वाला है, पहले सबमर्ज्ड फिर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी ने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, अलग अलग पेज पे अलग अलग बोला है, पर अपने को ध्यान में रखना है, अपने को डायग्राम के हिसाब से जाने का है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो पूरी कहानी है ना फाइटोप्लैंक्टन से लेकर फॉरेस्ट तक, इसको बोलते हैं सेरे, SERE, और ये एक सेरल स्टेज है, ये दूसरी सेरल स्टेज है, तीसरी सेरल स्टेज, चौथी सेरल स्टेज, इनको इंडिविजुअली सेरल स्टेजेस बोलते हैं, और टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज सेरे, SERE, ठीक है। ये डिफरेंस भी याद रखना, अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। इन सेकेंडरी सक्सेशन मतलब ऐसी जगह जहां पर पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, और अभी फिर से वहां पर नई लाइफ ग्रो हो रही है, फिर से सक्सेशन हो रहा है, उसको सेकेंडरी बोलेंगे। जैसा वो था ना, रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन दोनों का डिफरेंस बताया था ना, कि पहले जहां जंगल था उस जंगल को काट दिया, उस जंगल को फिर से अगर हम लगवा रहे हैं, उगा रहे हैं, तो रीफॉरेस्टेशन, और जहां कभी फॉरेस्ट था ही नहीं, ऐसी जगह पे अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन, बराबर है। वैसा इधर भी है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, जहां पर पहले लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी है, वहां पर अगर फिर से सक्सेशन हो रहा है, किसी रीजन से डिस्ट्रक्शन हो गया और अब वहां पर फिर से लाइफ इस्टेब्लिश हो रही है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। नीडलेस टू से सेकेंडरी सक्सेशन विल बी फास्टर, क्योंकि वहां पर जमीन में वगैरह न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे, प्रीवियस जो वहां पर कम्युनिटी थी उसके डेड बॉडी के चलते, बराबर। तो सेकेंडरी सक्सेशन विल बी ऑलवेज फास्टर, ये नीडलेस टू से होना चाहिए। In secondary succession, the species that invade depend on the condition of the soil, availability of water, the environment, as also the seeds or other propagules present. लो, ये तो बोल रहा है कि बाहर से कहीं से हवा से उड़ते उड़ते सीड्स वगैरह आने की जरूरत भी नहीं है। पहले जो लाइफ वहां पर, पहले जो कम्युनिटी वहां पर प्रेजेंट थी, उसी की कुछ सीड्स या स्पोर्स वगैरह अगर प्रेजेंट होंगे सॉइल में, तो वही ग्रो होके वापस सक्सेशन कर देंगे। ये तो ऐसा बोल रहा है ना। देखो ना, सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एनवायरमेंट तो ठीक है, सीड्स और अदर प्रोपैगुल्स प्रेजेंट ऑलरेडी जो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे फ्रॉम द प्रीवियस कम्युनिटी दैट गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, द रेट ऑफ, अब जैसे अगर जीरार्क कंडीशन की बात करें तो सॉइल ऑलरेडी देयर वहां पर है ना, ये करने की जरूरत नहीं अपने को पड़ेगी। कहा गया ये करने की जरूरत, ये समय अपना बच जाएगा, है ना। अगर जीरार्क की बात करें तो द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमैक्स इज ऑल्सो रीच्ड मोर क्विकली। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे और AR लिख लेंगे, असर्शन रीजनेबल बोर्ड बन सकता है इसके ऊपर कि सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर क्यों है, ठीक है। मैंने बोला कि प्रीवियस कम्युनिटी के कारण ऑलरेडी सॉइल में न्यूट्रिशन रहेगा, विच इज ट्रू, साइंटिफिकली नो डाउट इट इज ट्रू, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से उसका रीजन क्या आएगा, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर बिकॉज सॉइल इज ऑलरेडी देयर, विदरिंग का समय बच जाएगा अपना, ठीक है। लिख लेंगे AR, असर्शन रीजनिंग इसके ऊपर बन सकता है। What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is a very slow process taking maybe thousands of years for the climax to be reached. Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or on land, proceeds to a similar climax community, that is the magic, which is nothing but the forest. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो हाइड्राक सक्सेशन में ये सेरल स्टेजेस है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरी स्टोरी को बोलेंगे सेरे, SERE, है ना। और जीरार्क सक्सेशन में सेरल स्टेजेस कौन सी है, तो उसमें है पहले लाइकेंस, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर
bigger plants and after several more stages ultimately a forest. ये जीरार्क कम्युनिटी के जीरार्क सक्सेशन के सेरेज है, सेरल स्टेजेस है, और इन सेरल स्टेजेस को टुगेदर हम बोलेंगे सेरे. ठीक है, तो सक्सेशन क्या है और सेरल स्टेजेस और सेरे क्या है अपने को समझ गया. अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. An important characteristic of all communities is that composition and structure constantly change in response to the changing environmental conditions. These changes orderly and sequential, parallel with the changes in the physical environment. These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment, and that is called a climax community. The gradual मतलब धीरे धीरे and fairly predictable, हम predict तो कर ही सकते कि अब ये आएगा, उसके बाद ये सेरल स्टेज आएगी, उसके बाद ये सेरल स्टेज आएगी, है ना. Predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas populations of other species decline and even disappear. बराबर है ना. जैसे ही रीड स्वैम स्टेज आएगी वैसे ही सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कम हो जाएंगे, ऐसा. The entire sequence of communities that successively change in a given area are called series. पूरे एंटायर सीक्वेंस को सेरे बोलते हैं, और एक स्टेज को जैसे फाइटोप्लैंक्टन या सबमर्ज्ड या फ्री फ्लोटिंग, एक को सेरल स्टेज बोलते हैं. द इंडिविजुअल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज. तुरंत इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे. In the successive seral stages, there is a change in the diversity of species of organisms, increase in the number of species and organisms, as well as an increase in the total biomass. क्योंकि पानी कम हो रहा है ना, और एटमॉस्फेयर में से CO2 भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सॉइल में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स उसको मिलते जा रहे हैं, तो वहां पर टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका अमाउंट बढ़ते जाएगा. पहले तो खाली लेक था, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स आए, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स आए, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनका अमाउंट बढ़ते जाएगा, बायोमास बढ़ते जाएगा. ठीक है. द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी. आज जितनी भी कम्युनिटीज वर्ल्ड में अवेलेबल है, कम्युनिटी यानी अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ. एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम. जब अर्थ नई तैयार हुई थी तब तो इवोल्यूशन ही हो रहा था ना. सबसे पहले तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, तो सक्सेशन में हम बोलते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और स्पोर्स. इवोल्यूशन के टाइम पे अर्थ जब बॉर्न हुई थी उस टाइम पे तो आने का, सीड्स के फॉर्म में आने का सवाल ही था. उस टाइम पे तो इवोल्यूशन ही हो रहा था नए नए ऑर्गेनिजम्स का, नए नए स्पीशीज का. तो सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम. कब? जब अर्थ का बर्थ हुआ था तब. अंडरलाइन करेंगे. सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. दीज कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड, say bare rock, or in areas that somehow lost all the living organisms that existed there. Primary succession, secondary succession, simple चीज है. The former is called primary succession while the latter is termed secondary succession. Examples of areas where primary succession occurs are newly cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. The establishment of a new biotic community is generally slow. Examples of primary succession को भी अंडरलाइन कर लेंगे. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock. मतलब जीरार्क सक्सेशन को भी हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है. और हाइड्रार्क सक्सेशन को लगते ही है नेचुरली होने को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऐसा पोल्यूशन वाले चैप्टर में बोला हुआ ही है ना. हमने बस उसको एक्सिलरेट किया यूट्रोफिकेशन को. बराबर. सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरियाज वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सच एज इन अबेंडन्ड फार्मलैंड्स, खेत जो अभी छोड़ दिया है, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट्स, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. यहाँ पर भी वही रीजन दिया है कि सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट क्यों है, क्योंकि सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो अब तो इसको अपने को पूरा कंफर्म ही कर देना है, इसमें तो अभी अपने को डिबेट ही नहीं करना है, खत्म हो गया.
AR पक्का लिख ही लो इसको। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेरिएशन, सॉरी वेजिटेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन। क्यों वेजिटेशन ही क्यों? एनिमल्स भी तो अलग अलग प्रकार के आते जाएंगे, है ना। जैसे दलदल जब रहेगा, स्क्रब क्या बोल रहा हूँ, रीड स्वैम्प या मार्श मीडो जब रहेगा तब दलदल वाले एनिमल्स वहां पे रहेंगे। जब फॉरेस्ट बन जाएगा तो वहां पर बंदर आएंगे, है ना। अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहेंगे। तो एनिमल्स को क्यों नहीं कंसिडर करते? बिकॉज एनिमल्स आर अल्टीमेटली टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो हम सिर्फ प्लांट्स को कंसिडर करते हैं, एनिमल्स तो अकॉर्डिंगली आ ही जाएंगे वहां पर, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। इसलिए यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन, मार्क कर लेंगे। हाउएवर दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस। यही मैं बोल रहा हूं कि एनिमल्स तो पूरे डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। दस एज सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो चेंज। At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances like fire, deforestation, etc. can convert a particular several stage of succession to an earlier stage. सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। अगर एक पर्टिकुलर स्टेज के कंडीशन में है कोई कम्युनिटी और वहां पर आग लग गई तो वो कम्युनिटी तो गई, है ना। तो वहां पर फिर से प्रीवियस स्टेज से सक्सेशन शुरू करना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन 8th स्टैंडर्ड में अगर फेल हो गए तो अपन 8th स्टैंडर्ड में ही रह जाते हैं फिर से। तो ये वैसी वाली बात है कि बढ़िया एकदम करते करते एक पर्टिकुलर एक्स वाले लेवल तक आए और फिर आग लग गई या ह्यूमन बीइंग्स ने काट डाला पेड़ों को इतना मेहनत से जो उग गए थे, तो फिर से सक्सेशन शुरू करना पड़ेगा, है ना। अर्लियर स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम लोग। सिंपल सी चीज बोली है एनसीईआरटी ने। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशंस दैट एनकरेज सम स्पीशीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। You have studied in class 11 that organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing state. ये मैंने पिछले चैप्टर में ही बता दिया था, ट्रिक भी बताई थी कि सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब स्टैंडिंग स्टेट, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट रहेगा इन अ गिवन कम्युनिटी उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड ऑल्सो ऑन सीजनल बेसिस. What is important is to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystems, they are recycled time and again indefinitely. The movement of nutrient elements through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling. Another name of nutrient cycling is biogeochemical cycles. क्योंकि उसमें जैसे अपन ने नाइट्रोजन साइकिल फॉर एग्जांपल देखा था, तो नाइट्रोजन साइकिल में सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, है ना, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल था, राइजोबियम, और जियोलॉजी का रोल तो था, लाइटनिंग के कारण एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NO2 माइनस NO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा था। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स, सिंपल एकदम, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। द रिजर्वॉयर ने कहां पर स्टोर करके रखा हुआ है? For gaseous type of nutrient cycles, example nitrogen and carbon cycle, exists in the atmosphere. And for sedimentary cycle like sulfur and phosphorus, the reservoir is located in Earth's crust. अरे देखो, नाइट्रोजन साइकिल की शुरुआत अपन ने कहां से की थी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, तो उसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। और सल्फर या फॉस्फोरस की शुरुआत कहां से होती है? तो सबसे पहले रॉक्स का वेदरिंग होता है, फिर रॉक्स में से फॉस्फोरस से सल्फर, मतलब जो सॉइल बनती है उसमें फॉस्फोरस से सल्फर रहता है, फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनिमल्स उसको खाते हैं प्लांट्स को, फिर एनिमल्स के बॉडी में फॉस्फोरस एंड सल्फर आता है, फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों मरते हैं, बराबर। तो दोनों मरने के कारण वो फॉस्फोरस सल्फर वापस मिट्टी में चले गया। तो सल्फर फॉस्फोरस के लिए रिजर्वॉयर क्या है? तो मिट्टी है, अर्थ की क्रस्ट है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलेंगे। सिंपल सी चीज है, तुरंत अंडरलाइन करेंगे, लिख लेंगे इसको। Environmental factors, example soil moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. The function of the reservoir is to meet with the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux. ज्यादा भारी सेंटेंस हो गया क्या तुम्हारे लिए? फिर से एक बार,
द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर इज टू मीट विद द डेफिसिट, अगर कमी हो गई उस एलिमेंट की ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स, मतलब लिविंग बीइंग्स ने ज्यादा यूज कर दिया या लिविंग बीइंग्स ने ज्यादा एक्सक्रीट आउट कर दिया, तो वो रिजर्वायर में चले जाएगा, ज्यादा यूजअप कर लिया तो रिजर्वायर से आ जाएगा, है ना। तो उसको कम ज्यादा बराबर बैलेंस मेंटेन करने का काम है रिजर्वायर का, अंडरलाइन करेंगे। यू हैव मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11th, हियर वी डिस्कस कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल्स। सबसे पहले कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का पहले डायग्राम देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। देखो शुरुआत तो एटमॉस्फेयर से होगी, CO2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस से ये एटमॉस्फेयर पेड़ों में आएगा, ठीक है, ये पेड़ों में आ गया, बराबर। फिर एनिमल्स ने पेड़ों को खाया तो कार्बन आ गया एनिमल्स के लेवल पे, ठीक है। ये देखो ये पेड़ों में भी आया और ये फाइटोप्लैंक्टन्स में भी आया फोटोसिंथेसिस से। फिर फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन्स में गया, जू प्लैंक्टन से छोटी फिशेस में, छोटी फिशेस से लार्ज फिशेस में, ठीक है। ये हो गया एक्वेटिक फूड चेन। और टेरिस्ट्रियल फूड चेन में पेड़ पौधों से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, ठीक है। जो भी हो, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, सबके सब क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, डिकम्पोजिशन होगा डेड बॉडी का एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल का, तो अगेन CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने बचपन में ही पढ़ लिया है, ये इतना तो अपन ने बचपन में ही पढ़ लिया है आई गेस, कि फोटोसिंथेसिस से CO2 C6H12O6 के फॉर्म में आएगा, फिर C6H12O6 को रेस्पिरेशन करके वापस 6CO2 + 6H2O बनाकर वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा, है ना। इतना तो अपन ने बचपन से ही पढ़ा हुआ, ये तो सिंपल है। इसके अलावा एक चीज है, ये, ठीक है। क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, ये कैल्केरियस सेडिमेंट्स मतलब बेसिकली फॉसिल फ्यूएल्स, ठीक है। क्या बोला है एनसीईआरटी ने कि कुछ कार्बन फॉसिल्स के फॉर्म में कार्बन साइकिल में से बाहर हो जाता है, ये बोला है, ठीक है। अभी तुम लोग एक चीज देखो, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, एरोप्लेन्स वगैरह, ये सब ह्यूमन बीइंग्स की दुनिया में, ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में कब से आए हैं, तो 200-300 साल पहले से ज्यादा अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले कोई पेट्रोल यूज करता था क्या? उसके पहले कोई LPG यूज करता था क्या? उसके पहले कोई CNG यूज करता था क्या? नहीं करता था। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी और व्हीकल्स की डिस्कवरी, ये सब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। लेटस अज्यूम कि अपन 200 साल पहले के समय में इस समय जिंदा है, लेटस अज्यूम, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि अर्थ के नीचे जो, अर्थ के डीप अंदर जो ऑयल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, है ना, फॉसिल फ्यूएल्स, ये सब नॉर्मल फॉसिल्स भी, इवन डायनासोर की हड्डियां, ये सब चीजें जो प्रेजेंट है अर्थ के अंदर दबी हुई, मेरे को बताओ उसमें कार्बन नहीं होगा क्या? 100% कार्बन रहेगा उसमें। वो कार्बन एटमॉस्फेयर में घूम रहा है क्या कि पेड़ उससे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या फिर एनिमल्स उसको खा रहे हैं? नहीं, वो तो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है ना, आउट ऑफ यूज। तो फॉसिल फ्यूएल्स जो है या इवन फॉसिल जो है, डायनासोर की हड्डियां जो है, उनके फॉर्म में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन साइकिल से बाहर निकल जाता है और जमीन के नीचे दब जाता है, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है। अभी पिछले 200-300 सालों से क्या हो गया, ये कोल और पेट्रोल बाहर निकल के हमने उसको जलाना चालू कर दिया है, तो फिर वो भी अभी वापस CO2 में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में मिलना, ऐड होना चालू हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने उसको भी कंसिडर किया हुआ है, कैल्केरियस, ठीक है, CaCO3 वाले सेडिमेंट्स, कैल्केरियस मतलब, ठीक है। ये लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, ऑयल एंड गैस, कोल, ये सब चीजें भी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, है ना। इसके कारण CO2 का एटमॉस्फेयर का अमाउंट बढ़ रहा है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। मतलब कार्बन साइकिल में अभी हमको इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स के इन्वेंशन के पहले इन लोगों को कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 200-300 सालों से कार्बन साइकिल के अंडर इन चीजों का भी नंबर बढ़ गया है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। और कॉमन सेंस की बात भी है इसमें, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए।
ठीक है, तो अभी कार्बन साइकिल का हम रीडिंग करते हैं। When you study the composition of living organisms, carbon constitutes 49% of dry weight of organisms and is next only to water. Water के बाद next सबसे ज्यादा क्या मिलता है अपने को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो कार्बन कितना मिलता है 49%। तुरंत इसको अंडरलाइन करेंगे। If we look at the total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in oceans. Underline करेंगे again. This oceanic reservoir regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Do you know that the atmosphere only contains about 1% of total global carbon? Of course. कार्बन डाइऑक्साइड ही कितना है 0.03% है ना। थोड़ा बहुत CO होगा, एकदम थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी अभी अभी व्हीकल्स के कारण अपन ने बढ़ाना चालू किया है उसका अमाउंट। पुराने जमाने में 200-300 साल पहले तो वो भी नहीं रहेगा, और मीथेन रहेगा CH4। तो टोटल कार्बन का अमाउंट लेस देन 1% ही रहेगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है 71% डिजॉल्व्ड इन ओशंस। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन, ये अभी जो मैंने बताया तुमको। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एन्युअली। पूरे अर्थ पे एक साल में। A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as a CO2 through respiratory activities of the producers as well as consumers. ये भी तो respiration करते हैं, plants में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है। Decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste materials and dead organic matter of land or oceans. Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Lost to sediments, fossil fuels, डायनासोर की हड्डियां, removed from circulation, है ना। वो घूमते नहीं रहेगा। प्लांट्स एनिमल्स एटमॉस्फेयर, प्लांट्स एनिमल्स एटमॉस्फेयर नो हो गया जमीन के नीचे। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी आर एडिशनल सोर्सेज फॉर रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तो अपने को याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। ये इसको अपन कभी भाव नहीं देते हैं, लेकिन बताया था मैंने पोल्यूशन के वक्त वॉल्केनोस को नेचुरल पोल्यूशन में कंसिडर किया गया है, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल। रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। सी ग्रीन हाउस इफेक्ट इन चैप्टर 16, ये तो अपने को पता है। ठीक है, सिंपल एकदम। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फॉस्फोरस साइकिल, एकदम इजी है। मैंने अभी ओरली थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। सॉइल में से प्लांट्स में, प्लांट्स में से एनिमल्स में से, और प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडी से वापस सॉइल में, एकदम ही सिंपल है ना। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। रॉक का विदरिंग होकर सॉइल बनेगा, सॉइल से अपटेक होकर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको कंज्यूमर्स खाएंगे, कंज्यूमर्स को डेट्रिटिवोर्स डिस्ट्रॉय करेंगे, प्रोड्यूसर्स का जो लिटर यानी कचरा होगा उसको भी डेट्रिटिवोर्स डिकम्पोज करेंगे, फिर से वो फॉस्फोरस सॉइल में आ जाएगा। खत्म। क्या सिंपल है, कंसेप्ट एकदम ही सिंपल है। लेकिन ये इस टाइप का जो डेटा रहता है, ऐसा कोई डेटा है क्या फॉस्फोरस साइकिल में, ये देखने के लिए अपन रीडिंग कर देते हैं। बाकी कंसेप्ट के लिए तो रीडिंग करना कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। फॉस्फोरस इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेल्युलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स। मेनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ये भी मिनरल न्यूट्रिशन में कवर हो ही गया है, कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है। When rocks are withered, minute amounts of these phosphates dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plants. Herbivores and other animals obtain this element from plants. The waste products and the dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria, releasing phosphorus. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere, of course. Can you differentiate between the carbon and the phosphorus cycle? Bakwas. The other two major and important differences between carbon and phosphorus cycle are, खुद ही क्वेश्चन पूछा है, खुद ही आंसर दिया है। Atmospheric inputs of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs. Much smaller, मैं तो 0 समझ रहा था। रेन से हवा में फॉस्फोरस रहता तो भी है क्या। एंड सेकंडली, गैसियस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। वही बात हो गई। एक ही चीज को, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस, सेम चीज है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल लास्ट पार्ट, दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। इसमें वो क्या बोलता है कि अभी जो कोरोना अपने को सबक सिखा रहा है ना, उसी सबक के बारे में इसमें बताया गया है कि अपन लोग कितने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम हमारे सोसाइटी में, ह्यूमन बींग्स के सोसाइटी में
हर चीज को पैसे से तोलते हैं, है ना, हर चीज की कीमत लगाने को देखते हैं। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम का साइंटिस्ट था, वो बोला कि अगर ऐसा नेचर ने भी पैसे मांगना चालू कर दिया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। वो बोलता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो अपने को हॉस्पिटल्स में मिलता है उसका रेट देखो कितना होता है और वो कितना लीटर का रहता है वो देख लो, और टोटल एटमॉस्फेयर में अपने को फोटोसिंथेसिस के मदद से प्लांट्स कितना ऑक्सीजन फ्री में बनवा के देते हैं वो देखो। तो उस सिलेंडर के ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत के हिसाब से अगर तुम ये जो ऑक्सीजन अपने को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं उसके हिसाब से उसका रेट निकालोगे, है ना, अभी यहां पर दिया था ना 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन का फिक्सेशन होता है, तो 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6 O2 बराबर है। तो कार्बन का तो 4 × 10⁻13 kg है, तो उससे अपन मोल कंसेप्ट से आराम से निकाल सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन हर साल पूरे बायोस्फीयर में रिलीज होता होगा, बराबर है। तो उसकी अगर हम कीमत लगाएंगे ऑक्सीजन टैंक के हिसाब से हॉस्पिटल्स के, तो अपने को समझ में आएगा कि वो कितना, अगर पैसे के हिसाब से ही सोचना है तो कितनी महंगी चीज है और उसको कैसे नेचर अपने को फ्री में करके दे रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो नेचर अपने को दे रहा है। तो उसका अगर नेचर ने अपने को पैसे मांगना शुरू किया तो हम कैसे रास्ते पे आ जाएंगे, हम कैसे कंगाल हो जाएंगे और कैसे ह्यूमन बींग्स की औकात सामने आ जाएगी, ये कैलकुलेशन रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने किया है। ठीक है, तो उसके बारे में पट से अपन पढ़ लेते हैं। Healthy ecosystems are the base for a wide range of economic, environmental and aesthetic goods and services. Aesthetic यानी सुंदर दिखने वाला आंखों को। The products of ecosystem processes are named as ecosystem services. For example, healthy forest ecosystems purify air and water, mitigate यानी रोकना, droughts and floods. Droughts को भी रोकते हैं क्योंकि वाटर साइकिल अच्छे से होता है, फ्लड्स को भी रखते हैं क्योंकि नदी का पानी अगर बाहर भी आने लग गया तो भी फॉरेस्ट के कारण, पेड़ों के कारण वो रुक जाएगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो अभी हमने देखा, जनरेट फर्टाइल सॉइल्स, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्रॉप्स, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। Though value of such services of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. Hefty यानी बहुत महंगा। Robert Costanza and his colleagues have very recently tried to put price tags on nature's life support services. Researchers have put an average price tag of $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services, which are largely taken for granted. Taken for granted मतलब उनके बारे में हम सोचते नहीं है, because they are free. This is nearly twice the value of the global gross national product. Global gross national product मतलब जितने भी देश है अर्थ पे वो टोटल कितना उनका प्रॉफिट होता है हर साल, उनके टोटल प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज $18 ट्रिलियन। पूरे देश मिलकर इतना पैसा तैयार करते हैं हर साल, और अगर नेचर ने पैसा मांगना चालू किया तो वो हर साल इतना पैसा मांगेगा, हम कभी उसका पैसा दे ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा बोल रहा है बेटा फ्री में दे रहा है तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, इज्जत कर लो उसकी, नहीं तो दिखाएगा अपना ताव, फिर खत्म हो जाओगे। अभी दिखाया ना नेचर ने ताव, आया ना कोरोना, बस वैसा ही हो जाएगा। यही रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा बताना चाह रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50% एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10% ईच। ये सब डेटा अपने को पता रहना चाहिए, अंडरलाइन कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच। कितना किसका परसेंट है मेरे को याद नहीं है, ये भी बता देता हूँ, मेरे को याद नहीं है, तुमको याद रखना पड़ेगा। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने याद किया था। ठीक है, तुमको भी याद रखना पड़ेगा, मेरे को जरूरत नहीं है याद रखने की, मैं नहीं रखूंगा फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तुमको याद रखना पड़ेगा। गेटिंग? तो इस प्रकार से अपना चैप्टर खत्म होता है। अच्छा, एक चीज बताना रह गया, वो ओशन वाला बताने वाला था मैं, कि वो ओशंस वाली चीज गलत लिखी है एनसीईआरटी ने कि सही लिखी है। वो इफ यू रिमेम्बर कि टोटल 150 बिलियन टन्स
का कुछ प्रोडक्शन था और उसमें से सिर्फ 55 बिलियन टन ही ओशंस करते, इवन दो दे ऑक्यूपाई 70% ऑफ द लैंड, है ना। और प्लांट किंगडम में एनसीईआरटी ने बोल के रखा है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन ही करते हैं। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देखो एक्वेटिक जब तुम बोलते हो तो एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, रिवर्स, एस्ट्यूरीज, ओशंस, ब्रैकिश वाटर, वो जितने भी प्रकार के इनलैंड वाटर्स, मैनमेड वाटर के सोर्सेज जो भी है सब आता है, सब। जब तुम एक्वेटिक बोलते हो तब तो पूरे एक्वेटिक को अगर तुम कंसिडर करोगे तो ऑफ कोर्स एक्वेटिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड, ठीक है। एक्वेटिक का कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ ओशंस को कंसिडर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। वो लैंड का 70% अर्थ ऑक्यूपाई तो कर लेते हैं, लेकिन ओशन इतने डीप रहते हैं कि वहां तक लाइट पहुंच नहीं पाता, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ ओशन में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाता। तो इसलिए सिर्फ ओशंस का अगर देखोगे तो कंट्रीब्यूशन कम है। तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक्वेटिक बोलोगे तो सी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ ओशन बोलोगे तो कंट्रीब्यूशन जितना उसने जगह ऑक्यूपाई करके रखी है उसके हिसाब से कम है, ठीक है। और एक डेटा था कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो उसमें उसने बोला था कि ट्रीज की, है ना। एनसीईआरटी ने वो भी मैंने अंडरलाइन करने बोला था, तो वो भी अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एमसीक्यूज दिखा देता हूं, ये कर लेना सॉल्व। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो पूछ लेना। वैसे मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, विद दिस इकोलॉजी इज ओवर।